अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के दिन की बड़ी खबर, नैब तरमीम बहाल, हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली गई। महफूज फैसला 5-0 से सुनाया गया। इस तरह तरमीम के खिलाफ जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया और आज के फैसले में यह भी कहा गया कि PTI नैब तरमीम को गैर आइनी साबित ना कर सकी। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। ये मामला क्या था, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि इसके ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो मुकदमा है बानी PTI के ख़िलाफ़, उनका अपना ये समझना है कि वो अब इस फैसले के बाद ठहर नहीं सकता। बहरहाल इस मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो इस तरह के मामलात होते हैं जो जिनका फाइनेंशियल लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी कानूनी दस्तरस रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को एक आम फहम अंदाज में कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी, उनकी जब हुकूमत आई थी, तो उस वक्त जो नैब के कवानीन है उसमें क्या तरमीम की गई थी, क्योंकि बाद में जब PDM 1 हुकूमत में आती है तो उन तरमीम को वो रोल बैक कर देती है, और जिसके नतीजे में चेयरमैन PTI जो उस वक्त यानी बानी PTI जो है, उनका कहना था कि 800 अरब के करप्शन केसेस का जो है वो मुआफ़ करा लिए गए हैं इस पर्टिकुलर तरमीम के बाद। तो ये क्या मामला था सर? जी, नैब को इन तरमीम से पहले तो बहुत वसी जो थे वो इख्तियारात थे, मगर सबसे जो उसमें फाइनेंशियल क्राइम्स के लिहाज से जो आम लोगों के समझने की बात थी कि जो इसमें साबित करने का जो सारे का सारा बोझ था वो असल में दिल में डाल दिया गया था कि वो मुल्ज़िम पर होगा, और नैब सिर्फ अपना इब्तदाई जो शक की हद तक अपना सिर्फ जो बर्डन है वो साबित करेगी और फिर सारे का सारा उन पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये बुनियादी तौर पर इसको ख़त्म करने का मकसद ये था कि वो पहले अरेस्ट कर लेते थे, आपको पता है पहले 90 दिन तक तो वो अपनी कैद में रख सकते थे, अब उसको भी 14 दिन के रिमांड तक लिया है जो आम हमारे यहाँ कवानीन में शामिल है क्रिमिनल में। तो उसकी वजह से अब बहुत जहाँ पे वो किसी चीज़ को जब तक साबित नहीं कर लेंगे, उनके पास कोई उसका वाज़ेह सबूत नहीं होगा, वो ऐसा सबूत जो किसी अदालत में जो है वो पेश किया जा सके और वो साबित भी हो सके, वो किसी शख्स को यूँ गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे कि पहले गिरफ्तारी कर ली और फिर सबूत इकट्ठे करने चल पड़े। फाइनेंशियल क्राइम्स में असल चीज़ ये होती है कि पहले आपके पास सफिशिएंट सबूत हो ताकि आपने किसी की आज़ादी को ख़त्म करना है, किसी की आपने प्रॉपर्टी को बाद में जो है कन्फिस्केट करवाना है, तो ये समझा जाता है कि शख्सी आज़ादियों के दरमियान और फाइनेंशियल क्राइम्स के दरमियान एक तवाज़ुन आइनी तौर पर होना चाहिए कि ना तो आपके शख्सी जो राइट्स हैं यानी जिसे हम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहते हैं वो वायलेट हो, और दूसरी तरफ रियासत के वो कारिंदे जिन्हें इतनी ताकत दे दी जाए कि वो आपको इस तरह के क्राइम्स में, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें पता है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ होते हैं, बाकी जो आम क्राइम्स हैं और जुर्म है वो तो जाहिर है आम अदालतों में होते हैं, मगर चूँकि यहाँ मुंतखब लोग या वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो रियासत के लिए काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि बिला वजह कोई सियासी इंजीनियरिंग ना की जाए, कोई सियासी मकासद के लिए उनको तंग ना किया जाए। ठीक, और तो सर ये इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड है वो मेरे को बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है जो इल्ज़ाम आयद करता है, और यहाँ पे उल्टा हो गया था ये सारा मामला। जी बिल्कुल, तो फरमाया आपने। यहाँ तो इसका बहुत मजाक बना दिया गया था। आपने देखा कि नैब के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे उसमें उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स पास हुए और उनको बहुत इस मामले में वार्न किया गया कि वो बहुत गलत केसेस बनाते हैं, और वो फिर लोग जो हैं उसके एक तो उनकी बदनामी बहुत होती थी, और दूसरा ये कि वो फिर जब छूट जाते थे तो लोग फिर भी समझते थे कि इन्होंने ज़रूर कोई ऐसा काम किया होगा, और नैब किसी एक को भी प्रोसिक्यूट करने में कामयाब नहीं हुई थी। तो ये बड़ी अफसोस की बात थी। अब चूंकि इनकी सारी पावर्स ख़त्म हो गई हैं सवाए इसके कि बहुत ही जब तक वो कोई केस में सबूत ना हो और वो अदालत में पेश ना कर दिया जाए, इवन वो मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे, बाहर से आने वाला सबूत को भी यहाँ उस वक्त तक एडमिसिबल नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके लिए कोई तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ फिर PDM हुकूमत जब आई तो उसने इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस इस कानून को अंडू किया, इस तरमीम को अंडू किया, और फिर उसके बाद जो कहा जा रहा था कि 8000 अरब के केसेस जो हैं वो माफ़ करा लिए गए, तो दर हकीकत नैब के पास उसके सबूत नहीं थे।
जी देखिए ना, इतने सालों से ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, तो क्रिमिनल केसेस में जैसे आपने देखा होगा जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की है, वहाँ तो स्विफ्टली ऐसे केसेस का फैसला कर दिया जाता है। अब ये तो नहीं कि आप 20-20 साल लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी रखें, उन्हें कई-कई साल आप कैद में रखें। तो ये वाक़ई किसी ने फाइनेंशियल क्राइम किया है तो आपको उसको साबित करते हुए उसको सज़ा दिलवानी चाहिए। बिला बिला वजह ऐसे ये कोई सिविल मुकदमा तो नहीं है जो वो तो उन ममालिक में जल्दी हल हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो वो भी कई 2-2 पुश्तें चलते हैं। तो हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, और जो बार-बार कोर्ट भी हदायत दे रही थी कि इसको आप दुरुस्त करें, वो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। और अब वो बाकी जो क्राइम है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो सारे जो 500 मिलियन से कम होंगे, उनका ट्रायल नहीं होगा। अगर उसमें कोई सबूत होगा तो फिर वो आम अदालतों में, जो करप्शन की अदालतें हैं, उसमें चला जाएगा। मगर बात वही है कि उसमें कोई ऐसा सबूत तो होना चाहिए जिससे करप्शन साबित हो। ठीक है। अच्छा, और अब ये जो कहा जा रहा है कि इस तरमीम के बाद 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है वो उड़ जाएगा, उसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। अब ज़ाहिर है कि वो सब जुडिस मैटर ना हो, लेकिन आप उस हवाले से क्या कहते हैं? अपेरेंटली आप क्या कहते हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, ज़ाहिर है कि उसमें अब अदालत अपने फैसला करेगी तो इस को पढ़ते हुए कि क्या उनका दायरा इख्तियार अब इस केस में रहता भी है कि नहीं रहता है। और अगर दायरा इख्तियार ज़ाहिर है कि अब नहीं होगा तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मगर वो तो चाहेंगे कि ये मेरिट पर भी उनके हक में हो जाए, ताकि एक सियासी आदमी के खिलाफ जो किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगा हो तो उसको बेहतर है कि एक कोर्ट ऑफ लॉ से जो है वो क्लियर करवाया जाए। वरना फिर वो सारी उम्र के लिए लोग कहेंगे जी दरअसल केस तो था, मगर टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो फारिग हो गया। तो ठीक है कि अगर टेक्निकल बुनियाद पे फारिग भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरिट पे जरूर इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है इंडिया से, जहां पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसने टैक्स पेयर ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के लिए कमेटी बनाने पे कहा है। और कहा इस कॉन्टेक्स्ट में गया है कि हुकूमत जो है जिस तरीके से आवाम से वादे करती है इलेक्शन में सच्चे झूठे, उसके ऊपर कदगन लगे और टैक्स पेयर्स जो हैं वो करें कि जनाब किसको कितना रिलीफ देना है, किसको और जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए, मरात क्या होनी चाहिए, और बुनियादी तौर पर टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो इस पर्टिकुलर फैसले को या जो होने जा रहा है ये सिमत कितनी मजबूत है? ये बहुत ही लैंडमार्क फैसला है, क्योंकि देखिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में जहां लोगों के पैसे से सारी हुकूमत चलती है, उन्हीं के पैसे से डेवलपमेंट होती है, उन्हीं के पैसे से सरकारी मुलाजिम हो चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उनका खर्चा चल रहा होता है। मगर जाहिर है कि उनकी कोई से नहीं होती। ये बहुत से ममालिक में इसको टैक्स पेयर्स बिल ऑफ राइट के जरिए 10-10, 20-20 साल स्ट्रगल हुई है। अमेरिका की स्ट्रगल इसमें है, यूके की है, फिर यूरोप में है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, ये एक टैक्स पेयर का ऐसा राइट होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि शायद वो मुकदमात के अंदर जो एफबीआर के खिलाफ शिकायत होती है वो टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट होता है। असल में टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट का यही मकसद है जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे ये कुछ मामला जो चल रहा था और इंडिया ने पर उसमें बहुत अच्छा फैसला किया कि दरअसल उनका राइट होना चाहिए कि वो तय कर सके कि ऐसे मामला के अंदर उनकी जो आवाज़ है वो हतमी हो और उसको पूरा वजन दिया जाए। इलेक्टेड लोगों का फिर ये मकसद नहीं है कि एक दफ़ा इलेक्ट हो जाएं तो फिर वो खिलाफ कानून बात करे या वो वादे जो उन्होंने पूरे किए थे या वो ऐसे मकासद के लिए पैसा खर्च करे जिसका मफाद आमा से कोई ताल्लुक ना हो। तो मेरे ख्याल में तो ये इंसानी हकूक़ के लिहाज से, टैक्स पेयर बिल्स ऑफ राइट के लिहाज से सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा बहुत ही कामयाबी से ये मामला आगे बढ़ा है। और इसमें हमें उनकी अदालत उज़्मा की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने प्रो पीपल फैसला किया है। ठीक है, वहाँ की जुडिशरी ने तो किया, लेकिन जाहिर है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। गो के वहाँ पे जमहूरियत काफ़ी मुस्तहकम है और हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप समझ रहे हैं कि वहाँ का जो सियासी निज़ाम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस निज़ाम को लाने के कामयाब होंगी, वो इसको वेलकम करेंगी? मेरा ख्याल है आप वो इस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे तो पहुंच चुके हैं कि आवाम की आवाज़ जो है वो उन मामलात में सिर्फ नारों की हद तक ना रहे, बल्कि जब अमली तौर पर पॉलिसी मेकिंग का वक्त आए, जब पब्लिक स्पेंडिंग का वक्त आए तो उनकी भी से होनी चाहिए।
अभी बहुत से, मैंने जो ममालिक की मिसाल दी जहाँ जमहूरियत बहुत अरसे से अब अपने कदम जमा चुकी है, इवन वो बजट के अंदर कितना पैसा तालीम के लिए, कितना जो है वो हेल्थ के लिए और दूसरे मामला के लिए, उसमें भी उनकी से होती है। और ये मैं समझता हूँ कि इंडिया भी अब इसी तरफ बढ़ रहा है और भी ममालिक को इसकी तरफ जाना चाहिए। और पाकिस्तान में भी अभी हमने देखा सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तान में हम कहां खड़े हैं। इस बजट के बाद तो हमने देखा कि जनाब वो सैलरीड क्लास एक जो है वो प्लेटफॉर्म बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और जाहिर है कि वो भी बड़े मसाइल हैं ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान कितना पीछे और नीड ऑफ द आवर क्या है इस वक्त? क्या अच्छी चीज़ किसी से अगर हम लेना चाहें तो क्या फॉलो कर सकते हैं इस मॉडल को? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो थी इतना ज़्यादा टैक्स लगने के ऊपर जो थी तनख्वाहदार तबके ने और अक्रॉस द बोर्ड इस पर अपनी यकजहती का ऐलान किया, एक अलाइंस बनाया, कुछ रिट्स फाइल हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि अदलिया को भी अब देखना चाहिए कि क्या वाकई ही हमारे यहाँ जो सफ़ेद पोश तनख्वाहदार तबका है, एक तो महंगाई, दूसरी तरफ से इतनी हैवी टैक्सेशन, तीसरी दफ़ा उनको कोई मराद भी हासिल नहीं है, जाहिर है हेल्थ की कोई, और एजुकेशन जो कि वादा किया गया इनमें वो भी पूरा नहीं किया गया। तो जाहिर है कि ये बहुत सुनहरी मौका है कि हमारी अदलिया भी इस कानून की तरफ देखे, इस मूवमेंट की तरफ देखे, अपने आइन के अंदर जो हकूक है लोगों के उनकी तरफ देखे और कोई प्रोएक्टिव फैसले भी करे, ताकि लोगों का जमहूरियत के ऊपर अपनी वोट की जो कुव्वत है उसके ऊपर उनका जो यकीन है वो और बढ़े। और फिर जाहिर है कि जब वो वोट दे दें तो उसका एहतराम भी करना चाहिए और जिस तरफ वो मैंडेट दे उसको भी फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन, अभी तक मामला उसी तरह मौजूद है और दुआ है कि ये जल्दी हल हो जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल पाकिस्तान में कितना है आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके हवाले से। तो इस पे हमारे साथ मौजूद होंगी कंवल चीमा, जिनसे हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की इकॉनमी और इसमें पोटेंशियल कितना है। 225 मिलियन की पॉपुलेशन, दुनिया का जो टॉप 5 और 10 कंट्रीज़ आते हैं उसमें पाकिस्तान जो है शामिल है। और जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान का, यकीनी तौर से वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में जब हम अपनी फॉर्मल इकॉनमी की बात करते हैं, रिवायती मईशत की तो बात करते हैं, तो उसमें ले दे के हमारे पास जो सेक्टर्स थे, जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से, उसमें हमेशा टेक्सटाइल के ऊपर हमने तकिया किया। और जो अब एक बड़ी गैर रिवायती चीज़ हमारे सामने आई और फिर उसके बाद उसने अपनी स्पेस क्रिएट की, वो पाकिस्तान में आईटी सेक्टर है। और पाकिस्तान में आईटी सेक्टर जिस तरीके से फ्लरिश होने जा रहा है और उसमें जो इश्यूज इस वक्त सामने आए, वो भी एक सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा हुआ इस पाकिस्तान के हवाले से। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप से हो। खुद पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारी मईशत की दस्तावेजी के हवाले से अगर बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से बात करें, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें या डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें आईटी सेक्टर कितना कलीदी किरदार अदा करता है। इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कंवल चीमा, जो कि आईटी कंसल्टेंट हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। आप फाउंडर एंड सीईओ हैं माई इम्पैक्ट मीटर की, और इसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स लाहौर चैप्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल आप देख रहे हैं? पाकिस्तान का आईटी सेक्टर में मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखती हूँ, सिंपली इसलिए क्योंकि 64% जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है। और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। इसमें से सिर्फ 12% जो है वो यूनिवर्सिटी की एक्सेस होती है उनको, बाकियों को यूनिवर्सिटी की एक्सेस ही नहीं होती। अच्छा, अब आईटी एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कोई आईटी में डिग्री लेते हैं तो आप कुछ एडवांस चीज़ें कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास नहीं भी, आप मैट्रिक पास है, एफए पास है या आपने सिंपल बीए भी किया हुआ है, तो आप कुछ आईटी के कोर्सेज़ करके 5 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज़ करके आप कुछ ऐसे स्किल्स ले सकते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग,
इस तरह के और स्किल्स हैं जो कि आप हासिल करके, वीडियो एडिटिंग, ये हासिल करके आप कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। दूसरा इसका जो बहुत बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है बाकी सेक्टर से, वो ये है कि इसमें जो रोज़गार है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मिले। इसका जो आपका रोज़गार है वो पाकिस्तान के बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि आईटी आउटसोर्सिंग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, ड्रिवन बाय कोविड में हमने देखा क्योंकि सारे लोग घर से काम कर रहे थे, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर था जो कि मुतासिर नहीं हुआ कोविड की वजह से, लोग घर से भी काम करते रहे। तो उन्होंने सोचा कि जो हम अपने मुल्कों में एम्प्लॉय करते हैं इतनी हाई कॉस्ट लेबर, यूएस, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो हम जो घर से काम कर रहे हैं वो बाकी दूसरे मुल्कों से भी उस लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं जो कि चीपर है, जहाँ पे लेबर चीप है। तो वहाँ पे पाकिस्तान एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे पाकिस्तान वाज नेम्ड as one of the most attractive places for IT outsourcing, क्योंकि यहाँ पे एक तो डेमोग्राफिक एडवांटेज जैसे कि मैंने कहा, दूसरा जो है यहाँ की यूथ कुछ ना कुछ इंग्लिश बोल सकती है, क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। तीसरा ये कि अभी हम वी आर मच चीपर देन इंडिया, वी आर मच चीपर देन सम ऑफ दोज नेशंस जो कि पहले ही आईटी आउटसोर्सिंग बहुत अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें थोड़े नए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये एक लो लाइंग फ्रूट है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम होता है, उन्हें सारी जॉब्स पाकिस्तान के अंदर से नहीं प्रोड्यूस करनी होती, पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी अट्रैक्शन है, ये जितने भी आप समझ लें कि पाकिस्तान सेंटर बन सकता है, एक हब बन सकता है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो इंटरनेट स्लो डाउन है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो कितने सिवियर हो रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है कि आगे एक रोड मैप क्या है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से भी, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आपने डिस्कस की ये सब हॉल्ट होती हुई नज़र आ रही हैं इस वक्त। देखिए, इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये आईटी में पोटेंशियल है, हाँ, बाहर से आउटसोर्सिंग हो सकती है, ये सबका इन्हिसार, फाउंडेशन इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट में कोई मसला आता है या इंटरनेट की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, जो मुश्किल से क्लाइंट्स जमा किए हुए हैं पाकिस्तानी यूथ ने अपने पूरी दुनिया में, उनको डिलीवर नहीं कर सकते, अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतर सकते, तो वो क्लाइंट्स जो है वो लूज़ हो जाएंगे। और क्लाइंट को विन करना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लोगों के घरों में चूल्हे बंद हो जाएंगे। देखिए, आप इंटरनेट जो है वो इट्स नॉट अ नाइस टू हैव एनी मोर, इट्स नॉट समथिंग कि आप कहें कि जी ये तो एक एंटरटेनमेंट के लिए है या कुछ और। अब ये लोगों की, इसकी वजह से लोगों के चूल्हे जलते हैं, ये लोगों का एक जरिया मुआश है। तो इसमें कोई भी बंदिश आए वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत मसला है। फिर ये कि जो भी अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं, बहुत सारे, हमने इतने बच्चों को स्किल किया, अब प्राइवेट कंपनीज़ ने, हमने अपनी कैपेसिटी में किया, माई इम्पैक्ट मीटर में जो पंजाब हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, उनके इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे उन्होंने एक बहुत लार्ज तादाद में नौजवानों को ट्रेन किया, आईटी स्किल्स के ऊपर ट्रेन, और फिर इसलिए जो है वो हमारी फ्रीलांसिंग इनकम आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हुई। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इनको ये बैकफुट पे थोड़ी सी चली जाएंगी, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी अगर हम इंटरनेट। जाहिर है कि ये इश्यूज तो हम फेस कर रहे हैं, और ये जो है वो सही भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, जो भी इसमें गवर्नमेंट का जो वर्जन आ रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि एक ऐसे वक्त में कि जब बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बैंड थी पूरा ये तमाम अरसा। कोविड के दिनों में आपने देखा है जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर्स मिले थे जो बांग्लादेश के, तो इस वक्त भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। इस वक्त जो बांग्लादेश वाला है उसको हम एक कैपिटलाइज कर सकते थे, हमने ये मौका ज़ाया किया। बांग्लादेश ने अपनी आईटी एक्सपोर्ट इनकम बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ की कुछ सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर। उनकी आईटी इनकम एक छोटे से $30 बिलियन क्रॉस किया, क्योंकि उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस डाला। उन्होंने इसको एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल दिया। जो वहाँ की एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने पास जो है वो उसको एक प्रायोरिटी बना के उसको ख़ुद उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की, तो इसलिए वो उनकी आईटी एक्सपोर्ट इनकम बहुत बढ़ गई। मगर रिसेंटली हमने देखा कि जो भी बांग्लादेश में इश्यूज़ आए जिसकी वजह से इंटरनेट की बंदिश आई, तो इस पर उनको ज़रूर इसका नुकसान हुआ होगा और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। और
आई थिंक कि इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ भी होगा। अभी मैंने नंबर्स नहीं देखे, मगर जब ये पिछले दिनों जब ये चीज़ें चल रही थी तो आई एम श्योर कि बहुत सारी जॉब्स वहाँ से इधर आई होंगी। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है कि ये तो हम इस मौके की बात कर रहे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की इकॉनमी, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। तो मईशत को दस्तावेजी सूरत में ढालने के लिए जो जिद्दत पसंदी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आईटी सेक्टर के ज़रिए, इसमें पाकिस्तान कितना आगे बढ़ा। अब दुनिया का मेरे ख्याल से जो टॉप सेकंड इजी पैसा की अगर बात करें तो वो इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। इस तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो उनमें स्टार्टअप्स नए आए भी और उसके बाद वो जो है वो चले भी और नहीं भी चले। तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, स्टार्टअप्स जो हैं उनका पाकिस्तान में मुस्तकबिल। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतने सारे गैप्स हैं जिनको फिल किया जा सकता है। इस तरह की स्टार्टअप्स के पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ी सी मैं आपको बात करूंगी। देखिए, एक वक्त था जब हम नादरा एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। पाकिस्तान जो है वो क्योंकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, नादरा इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी होने के बाद भी जो फिनटेक्स को सहूलत मिल सकती थी, अगर वो APIs दे देते, वेरिफिकेशन दे देते, बहुत उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड जो है वो FSI सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस टाइप चीज़ के लिए। जबकि हमारे हमसाए मुल्क ने, जब उनका हमारे बाद ये सिस्टम शुरू हुआ और उन्होंने बहुत सारे APIs दे दिए वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी के, जिसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना, जिसके अंदर बहुत बड़ा फिनटेक का इकोसिस्टम बना। और वहाँ पे जो अब रिक्शे भी हैं और रिक्शे वाला, चार्ट वाला, हर तरफ जो है वो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह से वो नहीं बन सका। मेरी अपनी भी एक स्टार्टअप है और मैं ये जानती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की थोड़े मसले हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। जब इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने लगता है तो उसके थोड़े से जिटरी फीट हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता नहीं है कि पॉलिसी कितनी जल्दी जो है वो चेंज हो जाएगी। तीसरा ये कि जब इन्वेस्टर, एक तो पाकिस्तान में पैसा लाना है ही मुश्किल, मगर अगर पैसा आ भी जाए तो वो फ़ौरन रुपीज़ में बदल जाता है। और रुपीज़ क्योंकि वॉलेटाइल रहा है, हमारी इकोनॉमी वॉलेटाइल रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है। अभी काफ़ी बेहतर हो गया है, हमारा जो रुपी का सिस्टम है बेहतर हो गया, मगर पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू, वो इतना डिवैल्यू हुआ है कि इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा एक कंसर्न हो गया था कि भाई जब पाकिस्तान में पैसा जाएगा और वो रुपीज़ में बदलेगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम अरसे में एकदम से वैसे ही गिर जाएगी। और फिर चौथा मसला ये कि पैसा आ तो जाता है मगर बाहर वापस नहीं, रिपैट्रिएशन जिसे हम कहते हैं, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, वो करना बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, इवन जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो आईटी कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो ये करते हैं कि जो वो पैसे बाहर से अर्न करते हैं उसको दुबई में ही पार्क कर देते हैं या कहीं बाहर पार्क कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में से वो पैसा लेकर आते हैं जो कि कॉस्ट, जो उनका पाकिस्तान एक कॉस्ट सेंटर है, तो जो कॉस्ट के लिए उन्हें बिजली के किराए, लोगों की तनख्वाहें देने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें देने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो तो पाकिस्तान ले आते हैं। बाकी पैसा जो है वो उधर ही पार्क कर देते हैं। उन्हें अपने वेंडर्स को भी पे करना होता है, AWS को, गूगल को, सबको डॉलर्स में पे करना होता है, तो इसलिए वो वहीं पे पैसे पार्क करते हैं ताकि वो पेमेंट्स भी आसानी से कर सकें। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इनकम देखते हैं, वो एक्चुअल असल इनकम नहीं है। जो असल पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं वो रियल डिपिक्शन नहीं है उस कमाई की, क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से लोग पैसा पाकिस्तान के अंदर लाते ही नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो अगर ये सारी पॉलिसीज़ हम, अब देखें पेपैल है, पेपैल में हमने किसी से बात की थी जो उनके यहाँ के रीजनल डायरेक्टर हैं, कंपनीज एक्सपैंड करते हैं नए इमर्जिंग कंट्रीज़ में या इकोनॉमीज़ में, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, मगर हमें ये गारंटी चाहिए कि हम अपनी रिपैट्रिएशन कर सकेंगे फ़ंड्स की। वो गारंटी अनफॉर्चुनेटली नहीं उन्हें मिल सकी। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से इसलिए भी बिज़नेस अपना कम कर रही हैं। मैं जिस कंपनी में थी, मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बिज़नेस पाकिस्तान में बहुत कम हो गया, और बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं इसी रिपैट्रिएशन के इशू की वजह से। ठीक है, लेकिन जितनी रिपैट्रिएशन पाकिस्तान में एक ज़माने में दी गई थी तो उसका भी हमें बड़ा नुकसान हुआ था।
अब जरा थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। अब जाहिर है कि हुकूमत जिस तरीके से आगे लेके चले, और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि वो जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है वो इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताइए कि योर प्रेसिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स लाहौर चैप्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में को किस तरह से देख रहा है? सिर्फ ये टैक्सेस के मसाइल हैं या और भी हमारे इश्यूज है? इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जा सकती है। फिर एक एरा हम बात करते हैं कि जनाब 5G स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जनाब इंटीरियर में, अगर मैंने खुद इस बात को देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए जो वेरिफिकेशन है वही नहीं हो पा रही, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। फिर हम बात करते हैं EVM के ऊपर, इलेक्शन कंडक्ट करने की हमारे ख्वाब जो हैं वो इतने आगे के हैं। तो ये अभी बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर को नज़र आता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट ग्रीन फील्ड है, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत क्लोज है। तो अगर जैसे ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स का कोई बिजनेस आता है, उसके पास एक क्लोज्ड एरिया है जहाँ पे वो एक लार्ज पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मगर फिर यही वाली बात है कि जब किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इन्वेस्टर बहुत जिटरी हो जाता है। कंटिन्यूएशन, उसको पता है कि भाई इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से महंगाई और इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आपका बैंकों में इंटरेस्ट जो है उसका रेट 26%, 25% है, तो आप बैंक में पैसे रखेंगे, आपको 20%, 25% मिल जाएगा। तो आप क्यों जाके इंडस्ट्री लगाएंगे, आप क्यों जाके इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि उसमें तो रिस्क है। ये तो आपको रिस्क फ्री इतना रिटर्न मिल रहा है। हुकूमत को पैसा चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की लॉजिक ही यही है कि वो सारा पैसा फिर हुकूमत के पास इस तरीके से आ जाए। अच्छा, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर से अभी गूगल के कुछ आला अफसरान जो हैं वो आके मिले, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ आगे इम्कानात हैं बढ़ने के अच्छी पॉजिटिव साइड पे? देखिए, इस तरह की बड़ी कंपनीज, गूगल जो कि एक दुनिया की बड़ी तरीन कंपनी है, अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आती है और हुकूमती सतह पे उनको कोई ना कोई गारंटीज मिल जाती हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, या वो उनको कोई प्रॉपर एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये बड़ा खुशाइंद प्रोवाइडेड कि हुकूमत की जो गारंटीज हैं वो पाकिस्तान के फेवर की हो, वन साइडेड ना हो। IPPs को हम भुगत रहे हैं अभी तक हुकूमती गारंटीज के ऊपर। जी, ये बहुत एक आपने अहम पॉइंट रेस किया, बहुत अहम पॉइंट रेस किया आपने, कि हम इस तरह से निगोशिएट करें कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे एक रेड बैज हो या हमारे ऊपर एक टिक हो कि हम गूगल को ले आए। ये ना हो कि गूगल को हम लेकर आएँ और पाकिस्तान में उसके अपने जो टर्म्स हैं वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनी एंड पाकिस्तान, तो फिर ही फ़ायदा है, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवल चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और मौजूदा सूरत हाल पे पाकिस्तान IT इंडस्ट्री, IT सेक्टर के हवाले से जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ है वो इंतहाई ज़रूरी है। बाकी ये जो फेज़ है इस वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी का स्लो डाउन है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता ये जो है वो मामला हल हो जाएगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पे सोचना है और लॉन्ग टर्म पे अपनी एक हिकमत अमली बनानी है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आज के दिन की एक और बड़ी खबर, कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा इकबाल की ज़मानत मंजूर कर ली गई। जाँ बहक अफराद के वरसा ने मुलजिमा को मुआफ़ कर दिया। अपने रिटन स्टेटमेंट में वो जो एक बयान जमा किया है उसमें बाकायदा कहा गया कि हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं और खुदा की रज़ा के लिए मुआफ़ किया गया है। यह हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और संजीदा हलकों में भी एक बहस इस वक्त छिड़ गई है। इस तरह के मामलात में शरीयत क्या कहती है, दियत का कानून क्या कहता है, इस पे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अल्लामा काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। सबसे पहले तो फरमाइएगा, आप इस आज की जो ये फैसला है, ये जो मुआफ़ किया गया है, इस बारे में दियत का कानून क्या कहता है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशरे के एक अहम तरीन वाक़े की तरफ इशारा किया। देखिए,
अल्लाह का कुरान कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। और क़िसास क्या है कि खून का बदला खून। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हुई कि उनमें अगर कोई मालदार कोई बड़ा फर्द जुर्म करता था तो वो उसे माफ कर दिया करते थे, और अगर कोई आम फर्द जुर्म करता तो उसको सजा दी जाती। इस्लाम का तसव्वुर सजा और दुनिया के तमाम कवानीन में ये तसव्वुर सजा है, उसका मकसद ये है कि माशरे में एक अमन कायम रहे, माशरे के लोगों पर एक खौफ रहे, वो एक नज़्म के पाबंद हों कि कोई भी शख्स ऐसा कोई अमल ना करे जिससे किसी के दूसरे की माल जान इज्जत व आबरू खतरे में पड़े। जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा फरमाया, एक खातून बेइंतहा लापरवाही के साथ ड्राइव करते हुए चलती है, बाप बेटी को मार डालती है, उससे पहले भी गाड़ी से टकराती है, फिर उसकी कैफियत जब एग्जामिन की जाती है तो मालूम होता है कि वो नशे की हालत में है, दीगर मामलात हैं। सवाल ये है कि माफ कर दिया गया, दियत का एक ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर दियत का इतना ही अच्छा ऑप्शन है तो फिर ये जो शहर में हजारों केसेस हैं जिन गुरवा के हाथों कत्ले अमद या कत्ले खता हो गए, फिर उनके लिए ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? कोई मालदार, कोई ताकतवर अगर कोई जुर्म करेगा तो वो कानून को इस्लामी या अपने मकामी कानून को अपने लिए हथियार बनाएगा। सवाल ये बड़ा आसान है, ये कह देना कि ठीक है कोई दबाव नहीं था। कौन ऐसा शख्स है जो अपने घर के दो अफराद के खून को इतने आसानी से माफ कर देगा? कम अज कम उस कत्ल करने वाली खातून को ये बावर तो किया जाता कि 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल किसी तकलीफ से वो गुजरती तो उसको मालूम होता कि इंसानी जान की कदर कीमत क्या है। इसके माना ये कोई भी शख्स 60 लाख रुपए भी जेब में लिए फिरता हो, जिसको चाहे वो कत्ल कर दे, एक रिपोर्ट बनवा ले के इत्तेफाकिया हो गया, हादसा हो गया और उसके बाद ये थे कि बरी हो जाए, तो ये तो इस शहर के माथे पे एक कलंक का टीका है। लेकिन सर फिर भी अब जाहिर है कि ये एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं ये कत्ले अमद में नहीं आते, कत्ले खता में आते हैं। ये तो लॉ कहता है, लॉ के हवाले से मैं जानना चाह रहा था। आप सही फरमा रहे हैं, कत्ले खता में आते हैं, लेकिन कत्ले खता के बाद भी ऐसा तो नहीं होता कि मुलजिमा को ले जाकर जो है एयर कंडीशन पर बिठा दिया जाए, फौरन एक दिन में जमानत हो जाए। उसके लिए एक बड़ा प्रोसेस होता है, प्रॉपर्टी जाके अदालत में जमा हो जाती है, सालों केस चलते हैं, बेशुमार कत्ले खता होते हैं ना। ट्रक से जो बेचारे ड्राइवर करते हैं वो भी कत्ले खता होते हैं ना। जितने भी हादसे पेश आते हैं कत्ले अमदी होते हैं तो नहीं होते, वो कत्ले खता होते हैं। उनके साथ ये सलूक क्यों नहीं होता? जो गरीब ड्राइवर हादसे कर रहा है फिर वो भी तो इंसान है, उनके लिए तो रियायत होनी चाहिए, रियासत तो इनके लिए इंतजाम करे। बाहर सूरत एक ऑप्शन था, एक इख्तियार था, अहले खानों को अब नहीं मालूम कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये माफी का रास्ता इख्तियार किया। ठीक है, इसका एक पहलू ये भी है कि इससे माशरे में एक रवादारी फैलती है, एक दूसरी जान जाया होने से बचती है, उनको एक ज़हनी सुकून मिलता है, लेकिन कम अज कम कहीं ना कहीं इसमें एतदाल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मालदार तबका है वो हर जगह अपने लिए रास्ते अख्तियार कर ले और जो गरीब है वो जगह पर चला जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। काजी अल्लामा सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर अपने व्यूज़ हमसे शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।